हेलो बच्चों। तो ये जो चैप्टर है आपको पता है कि मैं ऑलरेडी ये स्टार्ट कर चुका हूँ। इस चैप्टर का नाम है बेटा रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट, मतलब प्रकाश का अपवर्तन जिसे कहते हैं। मैंने आपको ये प्रूफ भी करवाया कि रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट क्या होता है। उसके लिए आपको याद होगा कि मैंने वो ट्रांसपेरेंट ग्लास में पेंसिल डुबा के देखा था। तो आपको ऐसा लग रहा था कि जो हिस्सा पानी के अंदर डूबा हुआ है पेंसिल का वो थोड़ा सा मोटा है, थोड़ा सा थिक है। वैसे ही जब आप पेंसिल को इंक्लाइन डुबाते हो तो आपको ऐसा लग रहा था कि वो पानी के अंदर डूबी हुई पेंसिल जो है वो हिस्सा टूटा हुआ है। सेम मैंने कॉइन का भी आपको बताया था कि आप पानी में डुबाते हो कोई कॉइन को, ठीक है, किसी बर्तन में, किसी मेटालिक बर्तन में, मेटालिक वेसल में, और आप जैसे जैसे दूर जाते हो तो दूर से एक समय ऐसा आता है कि कॉइन को देखने पे आपको लगता है कि कॉइन थोड़ा ऊपर है, जबकि वो ऊपर नहीं होता है। कहाँ होता है? नीचे। तो मैंने आपको इससे रिलेटेड ये बताया था कि जब लाइट रेस किसी एक पारदर्शक माध्यम से दूसरे पारदर्शक माध्यम में गमन करती है तो उसे क्या कहते हैं? उसे मैंने आपको बताया था कि उसे कहते हैं रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट, मतलब प्रकाश का अपवर्तन कहते हैं, जब प्रकाश किसी एक पारदर्शक माध्यम से दूसरे पारदर्शक माध्यम में गमन करता है। बेटा उसके लिए आपको मैंने ग्लास से बना एक्सपेरिमेंट भी बताया था कि कैसे आप कांच के ऊपर ए बी पिन गाड़ोगे, फिर नीचे सी डी। ये मैं आपको समझा चुका हूँ। आज मैं जो आपको पढ़ाने वाला हूँ बेटा उसका नाम है अपवर्तन के नियम, मतलब उसको बोलते हैं लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन। ठीक है, क्या कहते हैं? लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन। तो इसे अच्छे से समझेंगे आप, क्योंकि ये बहुत इजी है, लेकिन वही है कि आपको इसकी कंसेप्ट पता होना चाहिए। और बेटा ये 2 मार्क का यदि बोर्ड में आया तो आपको अच्छे से आना चाहिए। बेटा यहाँ नोट करेंगे कि समझाते समय मैंने कुछ कुछ लाइन्स को कट किया हो, इसका मतलब ये लाइन नहीं भी लिखे तो चलता है। आप यदि घर पे नोट्स प्रिपेयर करोगे तो ये लाइन स्पेशली मत लिखना, फिर भी आपको फुल आउट ऑफ फुल मार्क्स मिलेंगे। ठीक है, तो ध्यान देंगे सभी। ये देखिए, ये डायग्राम एज्यूम करता हूँ मैं। ये देखिए, यदि मैं इस डायग्राम की बात करूँगा तो ये देखो, मैं बहुत अच्छे से स्लोली धीरे धीरे एक एक टर्म बताऊँगा, ध्यान दो। देखो, ये लाइट रेज यहाँ से आई है, ये बाउंड्री है 2 मीडियम की, क्योंकि देखो इस बाउंड्री के ऊपर एयर लिखा है और नीचे ग्लास लिखा है, मतलब ये सीमा है 2 माध्यमों की। ऊपर हवा माध्यम है, मतलब ऊपर हवा है, और नीचे ग्लास है। ग्लास मतलब कांच होता है बेटा। तो ये देखो, आप यदि अच्छे से देखोगे तो ये देखो, ये लाइन यहाँ से आई है बेटा, मतलब आई है ये पहले, तो इसको कहते हैं बेटा इंसिडेंट रे। इंसिडेंट रे का मतलब होता है आपाती किरण, आपतित किरण कहते हैं। ठीक है, उसके बाद ये नोट करो कि ये लाइन जब इस सीमा से टकराई तो इसने अपनी दिशा बदली। आप बोलोगे दिशा कैसे बदली? देखो, इसने ऐसा सीधा जाना चाहिए था, लेकिन ये थोड़ा इधर झुक गई है, मतलब इसने अपनी दिशा बदली, डायरेक्शन बदली। तो ये जो सेकंड मीडियम है जिसके आर पार ये गई, इसको बोलते बेटा ग्लास। ये दिया है, इसको ग्लास दिया है, मतलब कांच दिया है। मतलब यहाँ पे 2 माध्यम है, एक हवा माध्यम है और एक कांच माध्यम है, एक एयर मीडियम है और एक ग्लास मीडियम है। याद रखिए कि इसको कहते हैं इंसिडेंट रे, मतलब आपती किरण। इसको कहते हैं रिफ्रैक्टेड रे, मतलब अपवर्तित किरण या वर्तित किरण कहते हैं। तो इन दोनों के बीच में जो ये सीधी लाइन रहती है इसको नॉर्मल कहते हैं। नॉर्मल का दूसरा मतलब परपेंडिकुलर भी होता है, और क्योंकि ये लाइन परपेंडिकुलर है इसलिए इसको नॉर्मल यानी अभिलंब कहते हैं। क्या कहते हैं? अभिलंब। अब एक बात आप ऑब्जर्व करेंगे, वो ये है कि ये देखिए, ये नॉर्मल के साथ ये इंसिडेंट रे ने एक एंगल बनाया जिसको आई नाम दिया। ये देखो, आपको दिख रहा होगा ये आई नाम दिया है। तो ये क्या है? ये है बेटा आपाती कोण। आपाती किरण के कारण जो कोण बनता है उसे कहते हैं आपाती कोण। इंसिडेंट रे के कारण जो एंगल बनता है उसको कहते हैं बेटा इंसिडेंस एंगल या एंगल ऑफ इंसिडेंस कहते हैं। इंसिडेंस एंगल या तो एंगल ऑफ इंसिडेंस कहते हैं। वैसे ही नॉर्मल के साथ, यहाँ यदि मैं अच्छे से बताऊँगा तो नॉर्मल के साथ ये देखो रिफ्रैक्टेड रे यानी अपवर्तित किरण ने भी एक एंगल बनाया, इसको बोलते हैं बेटा एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन। ठीक है, एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन। क्या कहते हैं? एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन मतलब वर्तित कोण। तो आपको इस डायग्राम में क्या समझा? आपको इस डायग्राम में समझा कि ये एक बाउंड्री है, सीमा है 2 माध्यमों की। ये एयर मीडियम है, ठीक है, एयर है यहाँ पे। ये कांच वाला मीडियम है, ये नॉर्मल है। ये इंसिडेंट रे यानी आपाती किरण है। उसके बाद ये रिफ्रैक्टेड रे यानी अपवर्तित किरण है, और ये नॉर्मल यानी अभिलंब है। या एंगल ऑफ इंसिडेंस है या एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन है। ये आपतन कोण है और ये अपवर्तन कोण है। ठीक है, तो अब क्या रूल है हम पढ़ते हैं। तो बेटा इसका रूल ध्यान देंगे सभी, क्या है इसका रूल? है कि प्लीज़ ध्यान देंगे, इसका रूल है an इज़ द इंसिडेंट रे एंड nb इज़ द रिफ्रैक्टेड रे। देखो ऊपर क्या लिखा है कि सपोज an जो है, ये देखो सपोज an जो है वो इंसिडेंट रे है और nb जो है वो रिफ्रैक्टेड रे है। बेटा इसको बताने की ज़रूरत नहीं, दिख ही रहा है कि देखो an जो है ये इंसिडेंस रे है और nb जो है वो रिफ्रैक्टेड रे है। ठीक है, तो आगे बोल रहा है इंसिडेंट रे, ये देखो पहला पॉइंट पढ़ रहा हूँ, इंसिडेंट रे एंड रिफ्रैक्टेड रे
एट द पॉइंट ऑफ इंसिडेंस n आर ऑन द अपोजिट साइड ऑफ द नॉर्मल, अपोजिट साइड ऑफ द नॉर्मल। यानी आपको बोल रहा है कि ये देखो, ये इंसिडेंस रे है और ये रिफ्रैक्टेड रे है, ये जिस पॉइंट पे इंसिडेंस होती है, बताओ ये कौन से पॉइंट पे इंसिडेंस हो रही है, n पॉइंट पे। तो इंसिडेंस रे और रिफ्रैक्टेड रे जिस पॉइंट पे इंसिडेंस होती है, इसके अपोजिट डायरेक्शन में होती है बोलते हैं। कैसे अपोजिट डायरेक्शन में होती है? अपोजिट साइड ऑफ द नॉर्मल होती है बोलते हैं। ये नॉर्मल है, देखो नॉर्मल के अपोजिट है बोलते हैं, सही बात है ना। देखो नॉर्मल के लेफ्ट में है इंसिडेंस रे, ये देखो एक बार बताता हूँ, नॉर्मल के लेफ्ट में है इंसिडेंस रे और नॉर्मल के राइट में है रिफ्रैक्टेड रे। मतलब ये बात सही है कि जो आपको लिखा गया है, क्या लिखा गया है आपके लिए, लिखा गया है इंसिडेंस रे, ये देखो मैं पहला पॉइंट पढ़ रहा हूँ, इंसिडेंस रे एंड रिफ्रैक्टेड रे आर एट द पॉइंट ऑफ इंसिडेंस n आर ऑन द अपोजिट साइड ऑफ द नॉर्मल। इसका मतलब कि इंसिडेंस रे, ये देखो ये इंसिडेंस रे है और ये जो है ये रिफ्रैक्टेड रे है। ये इंसिडेंस रे जहाँ इंसिडेंस होती है वहाँ नॉर्मल के अपोजिट साइड में होती है। मतलब इंसिडेंस लेफ्ट में है और रिफ्रैक्टेड कहाँ पर है, राइट साइड में, ठीक है। और आगे बोला है कि एंड ये देखो थ्री इंसिडेंस रे, रिफ्रैक्टेड रे एंड द नॉर्मल आर इन द सेम प्लेन। ये तीनों सेम प्लेन में होते हैं। सेम प्लेन मतलब एक ही जगह पे। बेटा यदि आपको घर बनाना है तो आप ऐसा तो नहीं करोगे कि बाराकुल्ली में किचन बनाओगे, उसके बाद भीम चौक में हॉल बनाओगे और उसके बाद सुगत नगर में बेडरूम बनाओगे। यदि आपको एक पर्टिकुलर घर बनाना है तो आप एक ही एरिया में बनाओगे, बराबर है। उसी प्रकार एक ही प्लेन का मतलब होता है एक प्लॉट, एक जगह जहाँ पे सारी चीज़ें होती है। तो आपको क्या बोल रहा है आगे कि इंसिडेंस रे मतलब ये, उसके बाद रिफ्रैक्टेड रे मतलब ये, और नॉर्मल, ये तीनों एक ही प्लेन में होते हैं। सही तो बात है, एक ही प्लेन में। ये देखो ये एक प्लेन है और इस प्लेन में इंसिडेंस भी आ रही है, रिफ्रैक्टेड भी जा रही है और नॉर्मल भी है। मतलब क्या, मतलब ये बोल रहा है कि ऑल थ्री में कौन कौन आता है, इंसिडेंस रे, आपाती किरण, रिफ्रैक्टेड रे, वर्तित किरण, और इसका नाम क्या बोल रहा है, नॉर्मल, ये लाई इन सेम प्लेन, मतलब एक ही प्लेन में होते हैं। तो अब तक मैंने क्या पढ़ा, मैंने पढ़ा एन इज़ द इंसिडेंट रे, एन यदि आपाती किरण है यानी आने वाली किरण है, एन बी इज़ द रिफ्रैक्टेड रे, एन बी यदि वर्तित किरण है, तो इंसिडेंस रे एंड रिफ्रैक्टेड रे एट द पॉइंट ऑफ इंसिडेंस एन आर ऑन द अपोजिट साइड ऑफ द नॉर्मल। इसका मतलब इंसिडेंस रे और रिफ्रैक्टेड रे नॉर्मल के अपोजिट साइड में हो, सही में अपोजिट है, ये नॉर्मल था ये वाली लाइन, तो नॉर्मल के एक लेफ्ट में है और एक कहाँ पर है, राइट में है। और फिर बोल रहा है एंड थ्री दैट इज इंसिडेंट रे, रिफ्रैक्टेड रे एंड द नॉर्मल आर इन द सेम प्लेन, मतलब वो सेम प्लेन में होते हैं, सेम प्लेन में होते हैं। इसका मतलब सेम प्रतल में क्या होते हैं, पाए जाते हैं, है ना, सेम प्लेन में। ये इधर है, ये इधर है और ये इधर है, देखो एक ही प्लेन में अवेलेबल है। ये जो सीधी लाइन गई उसके एक ही प्लेन से छूकर जा रहे हैं, ठीक है। देन आगे, ठीक है, अब मैं यही चीज़ यदि हिंदी में पढ़ता हूँ तो क्या आएगा बेटा, यही चीज़ हिंदी में पढ़ता हूँ तो देखिए क्या आएगा, एन यह आपाती किरण है और एन बी यह अपवर्तित किरण है। दिख ही रहा है डायग्राम से कि एन जो है वो आने वाली यानी आपाती किरण है और एन बी जो है अपवर्तित किरण है। तो आपको बोल रहा है आपतित किरण तथा अपवर्तित किरण आपतन बिंदु एन पर स्थित अभिलंब अर्थात सी डी के विपरीत और होते हैं और ये तीनों एक ही प्रतल में होते हैं। अब देखो क्या बोल रहा है कि आपतित किरण, उसके बाद वर्तित किरण, यह आपतन बिंदु मतलब जिस बिंदु पर ये लाइन आ रही है उस पर जो अभिलंब रहेगा उसकी विपरीत दिशा में होते हैं। सही में विपरीत दिशा में, आपतित किरण लेफ्ट में है और वर्तित किरण कहाँ पर है, राइट में है, मतलब विपरीत दिशा में होते हैं, ऐसा बोल रहा है। और आपको बोल रहा है और वे तीनों एक ही प्रतल में होते हैं। ये तीनों एक ही प्रतल में, क्या चेक करो, ये देखो ये आपतित किरण है, उसके बाद ये वर्तित किरण है या अपवर्तित किरण है और ये अभिलंब सही में एक ही प्लेन में। ये देखो दोनों इस प्लेन में है तीनों के तीनों। तो यहाँ पे ये तीनों एक ही प्रतल में, मतलब तीनों का मतलब क्या है, आपतित किरण, अपवर्तित किरण और अभिलंब, ये तीनों एक ही प्रतल में होते हैं। तो यहाँ पे लिखा भी हुआ है, देखो आप अच्छे से यदि ऑब्जर्व करोगे तो यहाँ पे लिखा भी हुआ है कि अर्थात आपतित किरण, अपवर्तित किरण और अभिलंब तीनों एक ही प्रतल में होते हैं। तो क्या बोला मैंने, आपतित किरण और अपवर्तित किरण आपतन बिंदु एन पर स्थित अभिलंब अर्थात सी डी के विपरीत होते हैं। सही में विपरीत थे, देखो ये लेफ्ट में था और ये राइट में था और वे तीनों एक ही प्रतल में होते। तो ये तीनों एक ही प्रतल में होते हैं, अर्थात क्या, अर्थात आपतित किरण, अभिलंब और अपवर्तित किरण तीनों एक ही प्रतल में होते हैं, ठीक है। अब उसके बाद नेक्स्ट लाइन पढ़ेंगे, सेकेंड पॉइंट। सेकेंड पॉइंट है फॉर अ गिवन पेयर ऑफ मीडिया, क्या बोल रहा है, फॉर अ गिवन पेयर ऑफ मीडिया हियर
air and glass, the ratio of sin I to sin R is constant. Here I is the angle of incidence and R is the angle of refraction. देखो क्या बोल रहा है कि यदि आपको एक पेयर मीडिया दिए, यहाँ पे भी एक पेयर मीडिया है, एक पेयर मीडिया मतलब एक जोड़ी में दो आते हैं, तो देखो यहाँ पे एयर मीडियम है और ग्लास मीडियम है। तो फॉर अ गिवन पेयर ऑफ मीडिया, यदि आप गिवन पेयर ऑफ मीडिया लेते हो तो देखो ये एंगल ऊपर क्या बन रहा है आई, तो साइन आई, आपने ट्रिग्नोमेट्री में पढ़े हो साइन क्या होता है, और ये आर मतलब ये होता है साइन आर, ये हमेशा होता है बेटा बोलते हैं कांस्टेंट। कांस्टेंट मतलब इसकी वैल्यू कभी चेंज होने वाली नहीं है। तो फॉर अ गिवन पेयर ऑफ मीडिया, यदि आपको एक जोड़ी मीडिया दिया है, जैसे कि यहाँ पे आपको डायग्राम में क्या दिया है, एयर और ग्लास दिया है, तो द रेशो ऑफ साइन आई अपॉन साइन आर इज कांस्टेंट। साइन आई और साइन आर मतलब देखो ये आई है तो आप इसका निकालोगे साइन आई, ये आर है तो इसका निकालोगे साइन आर, तो साइन आई अपॉन साइन आर हमेशा कांस्टेंट होता है। ठीक है, ये बोला है। और आपको क्या बोल रहा है कि वेयर आई इज़ द एंगल ऑफ इंसिडेंस, ये तो मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ कि आई को कहते हैं एंगल ऑफ इंसिडेंस और आर क्या होता है, एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन। ठीक है, तो ये देखो फॉर अ गिवन, सेकेंड पॉइंट, फॉर अ गिवन पेयर ऑफ मीडिया हेयर एयर एंड ग्लास, यहाँ पे हवा और कांच है, द रेशो ऑफ साइन आई टू साइन आर इज कांस्टेंट। साइन आई टू साइन आर का रेशो कांस्टेंट रहता है, मतलब वो कभी चेंज होने वाला नहीं है। हियर आई इज़ द एंगल ऑफ इंसिडेंस, यहाँ पे आई को बोलते हैं बेटा एंगल ऑफ इंसिडेंस, मतलब क्या कहते हैं, आपतन कोण कहते हैं, और आर इज़ द एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन। ठीक है, तो हिंदी में दिए गए माध्यमों के युग्मों के लिए, युग्म यानी जोड़ी होता है, यहाँ हवा और कांच यूज़ किए। ये देखो बेटा ऊपर वाला हवा है और नीचे वाला कांच है, मतलब हम क्या बोलेंगे कि दिए गए, ये देखो सेकंड पॉइंट, दिए गए माध्यमों के युग्मों के लिए यहाँ हवा और कांच, साइन आई और साइन आर का अनुपात स्थिर रहता है, मतलब जो कभी चेंज होने वाला नहीं है। आई यह आपतन कोण है और आर यह अपवर्तन कोण है। सबको पता है आई आपतन कोण है और आर क्या है, अपवर्तन कोण है। तो ये है बेटा लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन। क्या कहते हैं इसे, लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन। तो यदि ये 3 मार्क का है, 2 मार्क का है, तो बोर्ड में जो पेपर चेक करता है वो क्या एक्सपेक्ट करेगा कि आप ये 2 पॉइंट लिखे, ये थ्योरी लिखे थोड़ी सी, और ये डायग्राम ज़रूर बनाए आप। ठीक है, तो ये प्लीज़ याद रखिएगा, दिस इज़ कॉल्ड एज लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन। अब आगे पढ़ते हैं हम, तो ध्यान दीजिए। साइन आर अपॉन साइन आई अपॉन साइन आर इक्वल्स टू कांस्टेंट। ये देखो साइन आई अपॉन साइन आर जो है बेटा वो हमेशा कांस्टेंट होता है, और जिसको हम लोग पता है एन बोलते हैं, एन भी बोल सकते हैं या ऐसे ईटा पढ़ते हैं इसको। देखो ये एन की शेंडी मैंने बढ़ाया, इसको ईटा भी पढ़ते हैं, लेकिन क्योंकि आपके सिलेबस में उसको एन बोला है तो मैं एन ही बोलूँगा, तो आप समझ लेंगे थोड़ा अच्छे से कि साइन आई अपॉन साइन आर इक्वल्स टू कॉन्स्टेंट इक्वल्स टू एन। मतलब साइन आई अपॉन साइन आर ये कांस्टेंट होता है और इसे हम एन कहते हैं बेटा। क्या कहते हैं, एन। तो एन इज़ कॉल्ड द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द सेकेंड मीडियम विथ रिस्पेक्ट टू फर्स्ट मीडियम। एन को कहते हैं रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ सेकेंड मीडियम विथ रिस्पेक्ट टू फर्स्ट मीडियम। अब देखो सेकेंड मीडियम विथ रिस्पेक्ट टू फर्स्ट मीडियम को कैसे लिखते हैं, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ सेकेंड मीडियम विथ रिस्पेक्ट टू फर्स्ट मीडियम। मतलब ये पहले मीडियम से लाइट रेज आई विथ रिस्पेक्ट टू फर्स्ट मीडियम, मतलब पहले मीडियम से लाइट रेज आई और दूसरे मीडियम में गई। तो ये जो साइन आई अपॉन साइन आर है इसकी वैल्यू हमेशा कांस्टेंट होती है, जिसको हम एन कहते हैं, और एन इज कॉल्ड द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द सेकेंड मीडियम विथ रिस्पेक्ट टू फर्स्ट मीडियम। मतलब पहले मीडियम से आकर दूसरे मीडियम में जाने वाली जो लाइट रेज रहती है उसके रेशो को क्या कहते हैं, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। ठीक है, एंड दी सेकेंड लॉ इज कॉल्ड दैट स्नेल्स लॉ। इसी को स्नेल्स लॉ कहते हैं। कभी पेपर में स्नेल्स लॉ किसे कहते हैं, तो बोलना साइन आई अपॉन साइन आर हमेशा कांस्टेंट होता है, जिसको एन कहते हैं। एन को क्या कहते हैं, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ सेकेंड मीडियम विथ रिस्पेक्ट टू फर्स्ट मीडियम। मतलब जो लाइट रेस पहले मीडियम से आकर दूसरे मीडियम में जाती है उसके साइन आई अपॉन साइन आर निकालने को क्या कहते हैं, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। एंड दिस सेकेंड लॉ इज कॉल्ड एज स्नेल्स लॉ। ठीक है, अब एक जनरल नॉलेज का है। A ray incident along the normal I equal to 0 goes forward in the same direction R equals to 0। ये मैं आगे भी पढ़ाने वाला हूँ लेकिन फिर भी समझो। देखो सपोज़ करो कि ये एक बाउंड्री है, ये मैंने बोला कि ये एक बाउंड्री है। ठीक है, अब सपोज़ करो ये एक बाउंड्री है, लाइट रेस नॉर्मल आ रही है, मतलब परपेंडिकुलर आ रही है। परपेंडिकुलर मतलब ऐसा सीधा आ रही है, तो I तो 0 बनेगा। आप बोलोगे सर I तो 90 बन रहा। नहीं बेटा, सबको पता है कि ये जो लाइन है इसे ही नॉर्मल कहते हैं और इसके साथ जो एंगल बनता है उसको आई कहते हैं, लेकिन यहाँ एंगल बन ही नहीं रहा है, ऐसा समझ के चलिए। तो सपोज़ करिए कि आई ऐसे ही ये नॉर्मल से होकर जा रही है
तो यदि कोई लाइन ऐसे ही सीधी सीधी आ रही किसी एक मीडियम से, तो वो पता है ऐसे ही आर पार जाती है। मतलब यदि आई का वैल्यू ज़ीरो है तो आर का वैल्यू भी ज़ीरो होता है। मतलब यहाँ रिफ्रैक्शन होगा कि नहीं होगा? नहीं, यहाँ पे रिफ्रैक्शन होने वाला नहीं है, क्योंकि रिफ्रैक्शन कहते ही किसको है कि जब लाइट रेस इधर से आती है तो थोड़ा इधर झुक के जाती है, मतलब इसकी डायरेक्शन क्या होती है? चेंज। लेकिन यहाँ क्या बोला मैंने कि सपोज़ करो लाइन ऐसी सीधी आई, मतलब आई की वैल्यू कितनी है? ज़ीरो, तो सीधी जाती है, उसकी डायरेक्शन चेंज नहीं होंगी और उसका आर का वैल्यू कितना आएगा? ज़ीरो। तो अ रे इंसिडेंट अलॉन्ग द नॉर्मल, ऐसी रे जो नॉर्मल से इंसिडेंस होके आती है, इसका मतलब सीधी सीधी आती है, ऐसे सीधी सीधी आती है, जहाँ आई का वैल्यू क्या रहता है? ज़ीरो, गोज़ फॉरवर्ड, आगे जाती है इन द सेम डायरेक्शन, मतलब आर इक्वल टू कितना रहेगा? ज़ीरो रहेगा। ठीक है, तो मैं क्या बोलूँगा? साइन आई अपॉन साइन आर इक्वल टू स्थिरांक। साइन आई अपॉन साइन आर, इसका वैल्यू स्थिरांक होता है बेटा। स्थिरांक यानी जो कभी चेंज नहीं होगा, उसको n कहते हैं। स्थिरांक n को पहले माध्यम के सापेक्ष दूसरे माध्यम का अपवर्तनांक कहते हैं। ये जो स्थिरांक n है, इसे कहते हैं पहले माध्यम के सापेक्ष दूसरे माध्यम का अपवर्तनांक। इसका मतलब पहले माध्यम से कोई लाइट रेज आई जिसने एंगल बनाया I, और दूसरे माध्यम में गई जिसने एंगल क्या बनाया? R, उसका अपवर्तनांक कहते हैं। तो स्थिरांक n को पहले माध्यम के सापेक्ष दूसरे माध्यम का अपवर्तनांक कहते हैं। इस नियम को स्नेल्स का नियम भी कहते हैं। और याद रखिए बेटा, ये जो नियम मैंने आपको पढ़ाया, इसे स्नेल्स का नियम भी कहते हैं। ठीक है, अब साइन आई अपॉन साइन आर स्थिरांक रहता है, इसको n भी बोलते बोला मैंने, और स्थिरांक n को पहले माध्यम के सापेक्ष दूसरे माध्यम का अपवर्तनांक कहते हैं। इस नियम को स्नेल्स का नियम भी कहते हैं। दो माध्यमों की सीमा पर लंबवत आपतित किरण I इक्वल टू ज़ीरो उसी रेखा पर आगे जाती है। याद रखना, दो माध्यमों की सीमा, देखो ये एक बॉर्डर है, ऊपर हवा माध्यम है सपोज करो, और नीचे पानी है या कांच है, नीचे कांच है मैं लिखता हूँ। तो दो माध्यमों की सीमा पर, सबको पता है ये बाउंड्री है, पर लंबवत, लंबवत यानी ऐसा आएंगी लाइन, मतलब I इक्वल टू ज़ीरो रहेगा, उसी रेखा पर आगे बढ़ती है, मतलब ये सीधी जाएंगे, बट इसकी कभी डायरेक्शन ऐसी चेंज होने वाली नहीं है, मतलब यहाँ पे रिफ्रैक्शन हुआ ही नहीं। तो दो माध्यमों की सीमा पर, सीमा यानी बाउंड्री पर लंबवत, लंबवत यानी कितना डिग्री? सीधा आ रही है। वैसे तो ये 90 है, बट आई की वैल्यू ज़ीरो लेते हैं। आई जब ऐसा झुकता है तब कोई एंगल बनाता है, लेकिन क्योंकि आई यहाँ झुक ही नहीं रहा, मतलब यहाँ पे आई की वैल्यू कितनी रहेंगी? ज़ीरो रहेंगी। तो दो माध्यमों की सीमा पर लंबवत आपतित किरण उसी रेखा पर आगे बढ़ जाती है, मतलब आई इक्वल टू ज़ीरो है तो आर इक्वल टू भी कितना आएगा? ज़ीरो रहेगा। ठीक है, तो ये है। अब मैं जो आपको इस चैप्टर का इम्पॉर्टेंट एक पोर्शन पढ़ा रहा हूँ जो एक्टिविटी बेस्ड है, वो आप प्लीज़ अच्छे से ध्यान देंगे। एक टॉपिक है जो मैं अभी स्किप करूँगा, क्योंकि वो जो टॉपिक है कल मैं आपको पढ़ा के न्यूमेरिकल पढ़ाऊँगा इसके साथ, इसलिए आप सीधा ध्यान देंगे। ठीक है, तो ध्यान देंगे बेटा सभी। ये वाला है, देखो मैं तुमको पहले अपनी लैंग्वेज में बताता हूँ, उसके बाद मैं उसको एक्सप्लेन करता हूँ। देखो एक एक रूल, सभी ध्यान देंगे बेटा। सबको पता है ये रेयर मीडियम में बोलता है और ये डेंसर मीडियम है। ठीक है, तो व्हेन अ लाइट रेस पासेस, ये देखो, व्हेन अ लाइट रेस पासेस फ्रॉम अ रेयरर मीडियम टू डेंसर मीडियम इट बेंड्स टुवर्ड्स द नॉर्मल। आपको बोल रहा है कि देखो जब लाइट रेस रेयरर मीडियम से डेंसर मीडियम में जाती है तो इसने ऐसा सीधा जाना चाहिए था, लेकिन ये इधर झुक गई, मतलब ये इसके तरफ झुक गई ना, मतलब ये टूवर्ड्स नॉर्मल, नॉर्मल की तरफ झुक जाती है। तो समझ लो कि व्हेन अ लाइट रेस पासेस फ्रॉम अ रेयरर मीडियम टू डेंसर मीडियम, जब लाइट रेस रेयरर से आती है और कहाँ जाती है? डेंसर मीडियम में। तो व्हेन अ लाइट रेस पासेस फ्रॉम रेयरर मीडियम टू डेंसर मीडियम इट बेंड्स टूवर्ड्स द नॉर्मल, मतलब ये नॉर्मल की तरफ झुक जाती है। किधर झुक जाती है? नॉर्मल की तरफ झुक जाती है। मतलब देखो सबसे पहले ऊपर रेयरर मीडियम था और नीचे डेंसर मीडियम था, ये लाइन ऐसी आई तो इसने ऐसा जाना चाहिए था, बट ये ऐसी नहीं गई, ये इधर झुक गई, मतलब ये नॉर्मल के तरफ झुक गई। तो क्या लाइन है कि व्हेन अ लाइट रेस पासेस फ्रॉम रेयरर मीडियम टू डेंसर मीडियम इट बेंड्स टूवर्ड्स द नॉर्मल, मतलब ये नॉर्मल की तरफ झुक जाती है। बेटा इसने ऐसा जाना चाहिए था, लेकिन ये ऐसा आया, मतलब इधर झुक गया, ये थोड़ा पहले झुक गया, उसको टूवर्ड्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं? टूवर्ड्स बोलते हैं। ठीक है, अब ज़रा उल्टा पढ़ते हैं। पहले कहाँ था? रेयरर, ये देखो रेयरर टू डेंसर गया। अब उल्टा पढ़ते हैं थोड़ा, तो ये देखो व्हेन अ लाइट रेस पासेस फ्रॉम डेंसर मीडियम टू रेयरर मीडियम, अभी उल्टा पढ़ रहे हैं। डेंसर से कहाँ जा रही है? रेयरर, तो इट बेंड्स अवे फ्रॉम नॉर्मल, ये नॉर्मल से दूर चली जाती है। क्या है इसका मतलब? देखो जब भी क्या हुआ था, रेयरर टू डेंसर था तो इसने ऐसा सीधा जाना चाहिए था, तो पहले ही झुक गया। लेकिन यहाँ पे क्या बोल रहा है कि जब लाइट रेस डेंसर से रेयरर जाती है तो इसने ऐसा जाना चाहिए, लेकिन ये थोड़ा दूर झुक जाती है। देखो थोड़ा दूर झुक गई, ये आपको दिख रहा होगा।
कि इसने ऐसा सीधा जाना चाहिए था लेकिन ये थोड़ा दूर झुक गई, मतलब ये अवे फ्रॉम नॉर्मल हो गई। अवे यानी दूर झुक गई। क्या झुक गई? दूर झुक गई। तो ये लाइन समझेंगे कि व्हेन अ लाइट रेस पासेस फ्रॉम रेयरर मीडियम टू डेंसर मीडियम इट बेंड्स टूवर्ड्स द नॉर्मल। ये किसकी तरफ बेंड होती है? नॉर्मल की तरफ। जब रेयरर से डेंसर आएंगे तो किसकी तरफ झुकती है? नॉर्मल की तरफ। और उल्टा क्या बोला? व्हेन अ लाइट रेस पासेस फ्रॉम डेंसर मीडियम टू रेयरर मीडियम, जब लाइट रेस कहाँ से जाती है? डेंसर से रेयरर, तो सीधा जाना चाहिए था लेकिन ये थोड़ा दूर हट गई, मतलब इट बेंड्स अवे फ्रॉम नॉर्मल, मतलब नॉर्मल से दूर चली जाती है। ठीक है। थर्ड, वैन अ लाइट रेज इंसिडेंट नॉर्मली एट द बाउंड्री बिटवीन टू मीडिया, जब इंसिडेंट रे ऐसे नॉर्मली यानी 90 सीधा सीधा आती है, नॉर्मली यानी सीधा सीधा आती है एट द बाउंड्री बिटवीन टू मीडिया, दो मीडिया की बाउंड्री पे, इट डज नॉट चेंज इट्स डायरेक्शन, इसकी डायरेक्शन चेंज होने वाली नहीं है, हैंस डज नॉट गेट रिफ्रैक्टेड। मतलब कोई भी इंसिडेंस रे यदि सीधा आ रही है, ठीक है, रेयरर मीडियम से डेंसर में, तो उसकी डायरेक्शन चेंज नहीं होगी और वो सीधा सीधा जाएंगी। इट डज़ नॉट चेंज इट्स डायरेक्शन, हेंस डज़ नॉट रिफ्रैक्टेड, मतलब इसका रिफ्रैक्शन होने वाला नहीं है। तो एक बार और पढ़ते हैं, बताओ। रेयरर से डेंसर में टूवर्ड्स नॉर्मल, उसके बाद डेंसर से रेयरर में अवे फ्रॉम नॉर्मल, और यदि नॉर्मली आई बाउंड्री से तो डज़ नॉट चेंज इट्स डायरेक्शन, मतलब इसका रिफ्रैक्शन होने वाला नहीं है, हेंस डज़ नॉट गेट रिफ्रैक्टेड। ठीक है। तो हिंदी मीडियम में क्या बोलूँगा बेटा? हिंदी मीडियम में बोलूँगा कि जब प्रकाश किरण विरल माध्यम से सघन माध्यम में आती है तो ये अभिलंब की ओर झुक जाती है। अब ये अभिलंब की ओर झुक जाने का क्या कंसेप्ट है? इसका कंसेप्ट है कि देखो, सबसे पहले ये विरल माध्यम में थी तो इसने ऐसा सीधा जाना चाहिए था, लेकिन थोड़ा देखो इधर झुक गई। मतलब क्या? जब प्रकाश किरण विरल माध्यम से सघन माध्यम की ओर जाती है तब वह अभिलंब की ओर, मतलब देखो थोड़ा इधर झुक गई। सीधा गई क्या वो? नहीं, मतलब वो ऐसा देखो अभिलंब की ओर ऐसे झुक गई। मतलब जब प्रकाश किरण विरल माध्यम से सघन माध्यम में जाती है तब वह अभिलंब की ओर झुक जाती है। कहाँ झुक जाती है? अभिलंब की ओर झुक जाती है। ठीक है। अब उल्टा पढ़ता हूँ, देखिए उल्टा। जब प्रकाश किरण सघन माध्यम से विरल जा रही है, अब सघन से कहाँ जा रही है? विरल, तो अभिलंब से दूर हटती है। कैसे दूर हटती है? ये देखो, इसने ऐसा सीधा जाना चाहिए था लेकिन ये दूर हटी। मतलब क्या? जब प्रकाश किरण सघन माध्यम से विरल माध्यम की ओर जाती है तब वह अभिलंब से दूर हट जाती है। क्या हुआ था? जब भी देखिए, पहले कहाँ थी ये? विरल में, और फिर कहाँ गई? सघन में, तो अभिलंब की ओर झुक गई। लेकिन यहाँ क्या हुआ? पहले कहाँ थी ये? सघन में, और अब कहाँ गई? विरल में, तो अभिलंब से दूर हट गई। मतलब ऐसे सीधी ना जाके अभिलंब से कैसे हट गई? दूर हट गई। अब यदि प्रकाश किरण एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रवेश करते समय माध्यम की सीमा पर लंबवत आपतित हो, यदि प्रकाश किरण माध्यम की सीमा से लंबवत हो, मतलब सीधी सीधी हो, तो उसकी दिशा परिवर्तित नहीं होती, मतलब उसकी डायरेक्शन चेंज होने वाली नहीं है, अर्थात उसका अपवर्तन नहीं होगा। तो यदि प्रकाश किरण एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रवेश करते समय माध्यम की सीमा पर लंबवत हो, माध्यम की कैसे लंबवत हो? सीमा पर लंबवत हो, तो उसकी दिशा परिवर्तित नहीं होती, उसकी दिशा बदलती नहीं है, अर्थात उसका अपवर्तन होने वाला नहीं है। तो यदि कोई आपतित किरण क्या होती है? ऐसे लंबवत आती हो, लंबवत यानी सीधी सीधी आती है सीमा पे, तो उसकी दिशा बदलेंगे नहीं, मतलब उसका अपवर्तन होने वाला नहीं है। तो बेटा ये आज पढ़ के रखेंगे आप अच्छे से, और आपको कुछ डाउट होगा तो आप ज़रूर पूछेंगे। ठीक है। क्या बोला मैंने? एक बार और रिवाइज़ करा दूँ। विरल से सघन रहा तो अभिलंब की ओर झुकती है, उसके बाद सघन से विरल रहा तो अभिलंब से दूर हटती है, और यदि लंबवत हो तो उसकी दिशा बदलेंगी नहीं, मतलब उसका अपवर्तन होने वाला नहीं है। ठीक है, ध्यान देंगे बेटा।